स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने चर्चा की थी अम्ल और क्षार की। अम्ल हैं स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार कड़वे होते हैं। फिर सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, आदि बातों पर हमने चर्चा की थी। अच्छा, आज हम चर्चा करते हैं लवण पर। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज हम चर्चा करते हैं लवण पर। लवण क्या होते हैं? अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण और जल बनते हैं। मतलब अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण और जल बनते हैं। जैसे अम्ल क्रिया करेगा क्षार के साथ, लवण और जल बनाएगा। उदाहरण है एक, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl। ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ने क्रिया करी NaOH के साथ, तो ये बन गया NaCl प्लस H2O। तो ये आपका लवण है, सोडियम क्लोराइड। अच्छा, जब भी ये लवण बनने की क्रिया होती है, इस क्रिया को उदासीनीकरण की क्रिया भी कहते हैं। अम्ल और क्षार बन के लवण और जल बनाते हैं, यह क्रिया उदासीनीकरण की क्रिया भी कहलाती है। और इस उदासीनीकरण की क्रिया में ऊष्मा निकलती है। इस उदासीनीकरण की क्रिया में ऊष्मा निकलती है, अतः इसे ऊष्माक्षेपी क्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी क्रिया कहते हैं। अब देखो, यदि परबल अम्ल और परबल क्षार को लिया जाए, जैसे परबल अम्ल है HCl, परबल क्षार है NaOH, इन दोनों को लिया जाए तो ये जो लवण बना NaCl और H2O, तो ये लवण उदासीन होता है। ये लवण कैसा होता है? उदासीन। अच्छा, यदि परबल अम्ल और दुर्बल क्षार लिया जाए, अम्ल तो कैसा हो? परबल, और क्षार कैसा हो? दुर्बल। तो इस प्रकार जो लवण बनेगा वो परबल अम्ल के प्रभाव से वो लवण होगा अम्लीय। उदाहरण देखो, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ये परबल अम्ल है और इसने क्रिया की दुर्बल क्षार अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो देखो ये जल का अणु निकल जाएगा, ये जल का अणु निकल जाएगा अलग, और ये NH4Cl, तो ये NH4Cl बढ़ जाएगा और ये जल का अणु निकल गया। ये अमोनियम क्लोराइड है, ये अम्लीय लवण है। अमोनियम क्लोराइड कौन सा लवण है? अम्लीय। अच्छा, यदि हम दुर्बल अम्ल लें, दुर्बल अम्ल लें और परबल क्षार लें, तो लवण बनेगा, वो लवण होगा क्षारीय। वो लवण कैसा होगा? क्षारीय। जैसे ये एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल का सूत्र है CH3COOH, और ये परबल क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड। एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड परबल क्षार होता है। जब ये क्रिया करेंगे तो यहाँ भी ये H2O निकल जाएगा और ये CH3COONA, सोडियम, इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट। ये क्षारीय लवण होता है और ये बनाता है जल। मतलब दुर्बल अम्ल होगा और परबल क्षार होगा, जो परबल होगा ना उसी का लवण बनता है। परबल क्षार है तो ये क्षारीय लवण बन गया। यहाँ परबल अम्ल था तो ये अम्लीय लवण बन गया NH4Cl। और यदि दोनों ही परबल अम्ल और परबल क्षार है तो ये जो लवण बनता है ये कैसा बनता है? उदासीनीकरण। चलिए, ये अम्ल लवण के बारे में समझ गए। लवण किससे? अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण और जल बनते हैं। और ये क्रिया कैसी कहलाती है? उदासीनीकरण की। इसमें ऊष्मा निकलती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी क्रिया। परबल अम्ल और परबल क्षार से जो लवण होगा वो लवण होगा उदासीन। पर यदि परबल अम्ल हो और दुर्बल क्षार हो तो लवण बनता है वो अम्लीय। और यदि दुर्बल अम्ल और परबल क्षार है तो परबल के हिसाब से बनेगा, तो ये जो लवण बनेगा ये कैसा होगा? क्षारीय। इसके ये उदाहरण हैं एसिटिक अम्ल NaOH, ये दुर्बल अम्ल है, ये परबल क्षार है, तो ये बन गया CH3COONA, क्षारीय लवण। अब अगला पार्ट पे हम चर्चा करते हैं क्रिस्टल जल। क्रिस्टल जल क्या होता है? क्रिस्टल देखो, लवण के इकाई सूत्र को लिखने में
जल के अणु की जो निश्चित संख्या जुड़ी होती है उसे क्रिस्टल जल कहते हैं। पुनः सुनो, क्रिस्टल जल किसे कहते हैं? लवण के इकाई सूत्र को लिखने में जल के अणु की जो निश्चित संख्या जुड़ी होती है उसे क्रिस्टल जल कहते हैं। उदाहरण देखो, ये सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, Na2CO3, इसमें ये 10 H2O है, तो इसमें क्रिस्टल जलों की संख्या है 10। सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, इसमें 10 H2 हैं, तो इसको बोलते हैं क्रिस्टल जल। एक ये इम्पोर्टेंट सूत्र है जिप्सम। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4, इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 2H2O। तो इसमें क्रिस्टल जल कितने हो गए? 2। इसमें क्रिस्टल जल कितने हो गए? 10। अब ये फिटकरी का सूत्र है, ये भी याद करोगे। ये दोनों सूत्र याद करोगे, जिप्सम और फिटकरी। K2SO4 Al2 SO4 SO4 3 और 24 H2O। तो फिटकरी जल में क्रिस्टलीय जल के कितने अणु हैं? 24 अणु हैं। तो आपको याद हो गया क्रिस्टल जल किसे कहते हैं? क्रिस्टलन जल लवण के इकाई सूत्र को लिखने में जल के अणु की जो निश्चित संख्या जुड़ी होती है उसे क्रिस्टल जल कहते हैं। उदाहरण, सोडियम कार्बोनेट में Na2CO3, ये 10 जल के अणु जुड़े हुए हैं, तो इसमें क्रिस्टल जल हो गए 10। जिप्सम CaSO4 2H2O, इसमें क्रिस्टल जल हो गए 2। फिटकरी K2SO4 Al2 SO4 24 H2O, इसमें क्रिस्टल जल कितने हो गए? 24। याद रख लोगे। ये हो गया लवण से संबंधित कॉन्सेप्ट। अब आ जाओ, अम्ल और क्षार की सामान्य जानकारी कल की क्लास में कर लिए थे। अब अम्ल और क्षार की परिभाषाओं पर चर्चा करते हैं। अम्ल और क्षार की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से दी है, तो आपके सिलेबस के अनुसार एक आज हम कॉन्सेप्ट ले रहे हैं आर्हेनियस संकल्पना या आर्हेनियस थ्योरी। अम्ल और क्षार की आर्हेनियस संकल्पना या आर्हेनियस थ्योरी। इसमें देखो ये क्या है, अम्ल व क्षार की, ये आर्हेनियस इंग्लैंड का एक विद्यार्थी था और इसने पढ़ते समय, स्कूल का विद्यार्थी था और इसने पढ़ते समय आर्हेनियस ने अम्ल और क्षार का कॉन्सेप्ट दिया था। तो अम्ल व क्षार की परिभाषा सर्वप्रथम 1887 में आर्हेनियस ने दिया था। तो अम्ल व क्षार की परिभाषा सर्वप्रथम किसने दी थी? आर्हेनियस ने। अम्ल क्या है? इम्पोर्टेंट है, याद करोगे। अम्ल क्या है? अम्ल जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन H+ आयन देते हैं, वो पदार्थ अम्ल कहलाते हैं। तो अम्ल की परिभाषा क्या हो गई? अम्ल की परिभाषा हो गई जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन H+ देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। देखो ये है HCl जलीय, ये जलीय विलयन में अपघटित होगा। ये है एक्वा का हिंदी में बोलते हैं जलीय विलयन है। तो ये जलीय विलयन किस में टूट गया? ये तो हाइड्रोजन प्लस और ये क्लोरीन माइनस। तो जो H+ दे वो अम्ल, ये HCl अम्ल है, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। याद कर लोगे, अपने नोट्स में लिख लोगे। ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आपकी बुक में भी नाम दिए हुए हैं, वहाँ से देख के लिख लोगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, H+ दे दिया। अब ये देखो, ये है नाइट्रिक अम्ल, HNO3 कौन सा अम्ल है? नाइट्रिक अम्ल। एक्वा जलीय, जब इसका जल अपघटन करेंगे तो ये टूटेगा H+ में, प्रोटॉन देता है, और ये प्लस NO3 प्लस में NO3 माइनस। अच्छा, ये भी अम्ल हो गया क्योंकि इसने H+ दे दिया। अब देखो H2SO4, H2SO4 का जलीय विलयन देखो, ये टूट गया, ये 2H प्लस SO4 माइनस 2, ये भी प्रोटॉन दे रहा है, H+ दे रहा है, इसलिए ये भी अम्ल है। इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। अब यह है एसिटिक अम्ल, CH3COOH, ये टूटेगा यहाँ से, हर में से H निकल रहा है, इसमें यहाँ से H निकल गया, इसमें यहाँ से निकल गया,
तो ये H प्लस और ये CH3COO माइनस, इसको बोलते हैं एसीटेट आयन, और ये हाइड्रोजन प्लस आयन। अच्छा, ये है हाइड्रोकार्बनिक अम्ल, ये कार्बनिक अम्ल H2CO3, ये टूट गया H प्लस और HCO3। तो आर्हेनियस ने अम्ल किसे का, आर्हेनियस ने अम्ल वो का जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन H प्लस देते हो, वो कहलाए अम्ल। ये सब अम्ल है, ये सब H प्लस दे रहे हैं। अच्छा, अब अम्ल में देखो एक होता है परबल अम्ल। परबल अम्ल कौन सा होता है? जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, जैसे HCl, मतलब जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाए, मतलब पूरा टूट जाए, किस में? H प्लस Cl में, ये वो होते हैं परबल अम्ल। तो परबल अम्ल को एक बार फिर सुन लो। परबल अम्ल जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, वो परबल अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण देखो परबल अम्ल का, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3, ये परबल अम्ल के उदाहरण हैं। अच्छा, दुर्बल अम्ल देखो, दुर्बल अम्ल कौन से हैं? जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित नहीं होते। दुर्बल अम्ल कौन से हो गए? जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते, जैसे एसिटिक अम्ल CH3COOH, कार्बनिक अम्ल H2CO3, ये दुर्बल अम्ल है। ये कौन से अम्ल हो गए? दुर्बल अम्ल। और ये कौन से अम्ल हो गए? परबल अम्ल। परबल अम्ल क्यों हो गए? ये पूर्णतः जलीय विलयन में विघटित हो जाते हैं। और ये दुर्बल अम्ल क्यों हो गए? क्योंकि ये जलीय विलयन में पूर्णतः विघटित नहीं होते हैं। तो ये था आर्हेनियस का अम्ल का कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं आर्हेनियस का क्षारीय कॉन्सेप्ट। क्षार किसे कहा? सुनो देखो, आर्हेनियस का ये इम्पोर्टेंट है, इनको आप याद भी कर लोगे। एक बार मुझे अम्ल की परिभाषा बता दो। अम्ल की परिभाषा क्या थी आर्हेनियस के अनुसार? आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा थी, जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर H प्लस या हाइड्रोजन आयन देते हैं, वो अम्ल कहलाते हैं। तो अब हम आर्हेनियस के अनुसार ही करते हैं क्षार। क्षार देखो क्या है क्षार, उसी से बना लो परिभाषा। जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर OH माइनस हाइड्रोक्सी आयन देते हैं, वो क्षार कहलाते हैं। तो देखो क्षार में क्या अंतर आया? जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर OH माइनस मतलब हाइड्रोक्सी आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो क्षार कहलाते हैं। आगे देखो, हाइड्रोक्सिल आयन, अम्ल ने क्या दिया था? H प्लस। क्षार ने क्या दिया? हाइड्रोक्सी या हाइड्रोक्सिल आयन, ये कहलाते हैं क्षार। अच्छा, अब इनके कुछ उदाहरण देखो, क्षार के उदाहरण। जैसे ये NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वही जलीय विलयन में ये टूट जाएगा, ये Na प्लस और OH माइनस, Na प्लस OH माइनस। जैसे उसमें किया था ना, ये एक्वा जलीय, तो इसने OH आयन दे दिया। OH आयन देते ही क्या हो गया? ये क्षार हो गया। एक और उदाहरण देखो, KOH, इसका जलीय विलयन, ये K पोटेशियम ये प्लस दे दिया और ये OH ये माइनस दे दिया, तो ये हाइड्रोक्सिल आयन देता है, इसलिए ये क्या है? क्षार।
तीसरा एक और उदाहरण देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब हम इसको तोड़ेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, तो ये दे देगा Ca कैल्शियम और ये दे देगा OH। इसको संतुलित करेंगे, ये लग जाएगा -2OH, -2OH। ये सभी जलीय होंगे, ये सभी जलीय होंगे। इसका नाम क्या हो गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक उदाहरण और देखो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ये जब टूटेगा जलीय विलयन तो ये दे देगा NH4 + OH, NH4 + OH। ये हो गया इनके उदाहरण। क्षारों के सभी OH दे रहे हैं, OH- दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ हमने किया था परबल अम्ल। इसी तरह परबल क्षार, परबल क्षार, परबल क्षार की परिभाषा क्या होगी? जलीय विलयन में, जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। जो क्षार जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं वो कहलाते हैं परबल क्षार, परबल क्षार। इनके उदाहरण देखो, ये NaOH परबल क्षार, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये उदाहरण हो गए परबल क्षार। अब देखो दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार में वे क्षार जो जलीय विलयन में, जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित नहीं होते, आयनित नहीं होते या पूर्णतया विघटित नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं? दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार के कौन से उदाहरण हो गए? दुर्बल क्षार के हो गए, ये NH4OH है, NH4OH ये दुर्बल क्षार है। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों दुर्बल क्षार के उदाहरण हैं, दुर्बल क्षार के उदाहरण हैं। अच्छा, हम इसी में एक बात और देखेंगे। जैसे अरण्येश ने ये बताया, जब परबल अम्ल व परबल क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो अम्ल का तो H+ और क्षार का OH-, ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या बना लेते हैं? H2। और यही उदासीनीकरण में होता है, उदासीनीकरण में होता है। जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा था लवण पढ़ते समय, परबल अम्ल का तो हो गया, अम्ल का तो हो गया H, है ना, या परबल की भी आवश्यकता नहीं है। अम्ल का तो क्या हो गया? H, और क्षार का क्या हो गया? OH, और ये दोनों क्रिया करके H2O बनाते हैं। तो ये अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके जल बनाते हैं। इसका हाइड्रोजन प्लस आयन, इसका OH- आयन। तो ये कॉन्सेप्ट दिया था सबसे पहले आर्यनियस ने। तो आज की क्लास में ये सभी स्टूडेंट इस कॉन्सेप्ट को याद रख लेंगे। अम्ल और क्षार की परिभाषा सर्वप्रथम किसने दी थी? आर्यनियस ने। अम्ल किसे कहा था? जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन H+ आयन दे। सबको याद हो जाएगा और इनको याद कर लेना, हर जगह हर पाठ में काम आएंगे। ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, ये सब H+ आयन दे रहे हैं। परबल अम्ल वो
जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, जैसे HCl H2SO4 H3। और दुर्बल अम्ल वो जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते, जैसे एसिटिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल H2CO3। बिल्कुल इसी तरह से ही है क्षार, जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर OH हाइड्रोक्सिलाइन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षार। क्षारों के उदाहरण लिख लोगे NaOH, जलीय विलयन अपघटित होकर ये Na सोडियम प्लस और ये OH, ये हाइड्रोक्सिलाइन दे दिया, KOH ने ये हाइड्रोक्सिलाइन दे दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने ये हाइड्रोक्सिलाइन दे दिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ने ये OH हाइड्रोक्सिलाइन दे दिया। तो ये सब क्या है? क्षार। परबल क्षार कैसे थे? अम्ल की तरह जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? परबल क्षार, जैसे NaOH, KOH। आपके ये भी एग्जाम में आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा परबल क्षार है? NaOH, है ना, कोई भी उदाहरण दे दे, KOH। दुर्बल क्षार देखो, वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते वे दुर्बल क्षार कहलाते हैं। उदाहरण अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, एक शुरू में पढ़ा था अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं, तो यहाँ अम्ल का तो H+ और क्षार का OH- और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? H2O, जल बनाते हैं। यही क्रिया उदासीनीकरण की क्रिया कहलाती है। इसमें ऊष्मा निकलती है तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। अच्छा, अब देखो आर्यनिश की संकल्पना अच्छी थी, परंतु सब पदार्थों में, सब जो अम्ल थे उनमें H था ही नहीं और OH, ये क्षारों में ये नहीं था, मतलब H+ नहीं था फिर भी वो अम्ल था, OH- नहीं था फिर भी वो क्षार था। कुछ ऐसे पदार्थ थे जिनमें H और OH नहीं थे। तो आर्यनिश की संकल्पना को दूसरे विद्वानों ने आगे बढ़ाया और उन्होंने क्या कहा ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।